जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेके आए हैं आप सभी के लिए इतिहास से, जो कि हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। क्या है? इतिहास से जो हमारा टॉपिक है वह है मौर्योत्तर काल। इसके पहले हमने मौर्य काल के बारे में बता दिया था, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, बिना देरी किए। बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। तो पहले प्रश्न पे देखेंगे हम। हमारा पहला प्रश्न क्या है? सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों कहेंगे जो सिमुक था वह सातवाहन वंश का संस्थापक कहा जाता था। किसे? सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक कहा जाता था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो कहेंगे जो आंध्र के सातवाहन राजा थे, ठीक है, कहाँ के? आंध्र के। वहाँ के जो सातवाहन राजा थे उनकी जो सबसे लंबी लिस्ट या सूची मिलती है वह कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से। कहाँ से? मत्स्य पुराण से आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी लिस्ट मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कहेंगे दोस्तों जो मौर्योत्तर काल में जो सातवाहन थे उनकी जो राजधानी थी वह अमरावती में थी। कहाँ पे थी? सातवाहनों की जो राजधानी थी वह अमरावती में स्थित थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो कहेंगे जो सातवाहन काल था, ठीक है, सातवाहन काल का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वह थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वह सातवाहन काल के सर्वश्रेष्ठ शासक माने जाते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की, ठीक है। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। किसे? तो कहेंगे जो वेंकटक नामक नगर था उसे जो है वेदों का आश्रय भी कहा जाता है। तो इसके संस्थापक कौन है? तो कहेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्ठ का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कहेंगे जो कुषाण के शासक थे, कौन थे? कुषाण के शासक कौन थे? कनिष्ठ। तो जो कनिष्ठ का राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी या शक संवत प्रारंभ में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कहेंगे कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जो है कुषाणों ने जारी किए थे। अगला हमारा प्रश्न है विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर रहता है? तो कहेंगे 135 वर्ष। कितने वर्ष का अंतर होता है दोस्तों? विक्रम एवं शक संवत में तो 135 वर्ष का अंतर होता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो कहेंगे मौर्य के बाद फिर क्या आया था? मौर्योत्तर काल आया था। तो मौर्य के बाद जब दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो वो था सातवाहन, जो कि कब आया था? मौर्योत्तर काल में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर शासन किया था। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो कहेंगे जो कनिष्क थे, ठीक है, यह चीनी जनरल जो था वह पांचाऊ में पराजित किया था। कब, कहाँ पे किया था? जो चीनी जनरल था वह कनिष्क को पांचाऊ में पराजित या हराया था। अगला प्रश्न हमारा है
किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कहेंगे कुषाण वंश के। जो कुषाण वंश था उनका जो साम्राज्य सीमा था वह भारत के बाहर भी फैली हुई थी। उन्होंने भारत के बाहर भी अपना शासन जमाया हुआ था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो कहेंगे 57 ईसा पूर्व से। कब से? 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कहेंगे यहाँ पे कि कलिंग का नरेश कौन था? तो कहेंगे खारवेल। तो खारवेल जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो कहेंगे वह चेदी वंश से संबंधित थे। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो कहेंगे प्रथम ईरानी शासक जो थे वो डेरियस थे। कौन थे? डेरियस प्रथम ईरानी शासक थे। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो कहेंगे वह बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान में बामियान प्रसिद्ध था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? तो कहेंगे कुषाण शासक के सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता था। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो कहेंगे हुविस्क ने जो है वो चतुर्भुजी सिक्कों विष्णु के सिक्के चलाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? तो कहेंगे कनिष्क के। किसके? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन किया गया था। योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कहेंगे कार्तिकेय का योधेय सिक्कों पर चित्रण या चित्रांकन मिलता है। भारतीय और यूनानी, जिसे ग्रीक, ठीक है, ग्रीक भी कहा जाता है, कला के शैली सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। किसे? भारतीय और यूनानी कला के शैली को सम्मिश्रण के जो गांधार शैली थे उसके नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कहेंगे कुषाणों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के तो वह कुषाणों ने जारी किए थे। अगला प्रश्न हमारा, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कहेंगे कनिष्क का जो राजवैद्य था वह चरक था। चरक को कनिष्क का राजवैद्य कहा जाता था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो वह महायान बौद्ध संप्रदाय से। किससे? जो कनिष्क था वह महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो कहेंगे शुंग वंश। जो शुंग वंश था उसने राजवंश जो अपनाया था वह हत्या करके हथियाया था। ठीक है। और उसका जो अंत जो मृत्यु हुई थी वो भी हत्या के द्वारा ही हुई थी। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो कहेंगे मिनांडर। किसका? मिनांडर का जो है वो कौन था? वो एक यूनानी शासक था जिसकी स्मृति वह भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित की गई है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारतीयों के लिए, ठीक है, यहाँ पे भारतीयों है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कहेंगे कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।